नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। जिस आईपीओ को लेकर लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार उसका ऐलान हो चुका है। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ 4 मई से खुलने जा रहा है। देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर उत्साह काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी तो है, कहीं इसका हाल भी पेटीएम समेत बाकी बड़े आईपीओ जैसा नहीं हो जाए। आपकी सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए और आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं हमारे ये खास शो। और मेरी इस खास पेशकश में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। सभी का आइए स्वागत करते हैं। हिम सिक्योरिटी से आस्था जैन हमारे साथ जुड़ी है और इनॉक वेंचर से विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे रिसर्च एनालिस्ट का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने तो इतनी सारी रिसर्च भी कर दिखाई है और हमें आईपीओ के सारी डिटेल्स, सारी की सारी बारीकियां बताने वाले हैं। तो हमारे साथ शरद दुबे जुड़ गए हैं, सौमित सरकार हैं और डिम्पी कालरा भी हैं। चलिए एक एक कर पहले इसकी रूपरेखा आपको समझा देती हूँ। आईपीओ से जुड़े क्या कुछ आपके लिए सारी की सारी जानकारी जानना इंपॉर्टेंट है, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, वैल्यूएशंस कैसे नजर आ रहे हैं, और 6 बड़े सवाल मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसका जवाब मिलने के साथ ही आईपीओ से जुड़े आपके हर सवाल या हर दुविधा हैं जो वो दूर होती हुई दिखेंगी। और इस शो के बाद आप तैयार हो जाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे वेदर आपको इस आईपीओ में एक बार एंट्री लेने के बारे में सोचना है या नहीं। चलिए शुरुआत सीधा कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक बार उनका क्विक व्यू फटाफट से जान लेते हैं इस आईपीओ को लेकर, वो क्या सोचते हैं। आस्था जी बताएं आईपीओ के बारे में, एलआईसी मच अवेटेड, आप क्या सोचती हैं क्विकली? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए एलआईसी का आईपीओ बिल्कुल मच अवेटेड है और जिस तरह से अब आईपीओ साइज यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कदम लिया है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस आईपीओ के 1.1 टाइम्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू। सो सब्सक्राइब करने की रेटिंग हम लोग हिम सिक्योरिटीज में दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे रीजनेबल या मिनिमम गेन हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। विजय जी आपका भी स्वागत है। बताएं एलआईसी के आईपीओ को लेकर आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं? सबसे बड़ा आईपीओ हिस्ट्री में मुझे लगता है कि जितना बड़ा ब्रांड एलआईसी है और जो इनरोड्स एलआईसी की हैं इस देश में, जो ट्रस्ट इसने पैदा किया है पिछले 50-60 सालों में, और जो घर घर तक इसकी पहुंच है, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और लंबी अवधि में क्या होगा ये देखने वाली बात है, मगर हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए डेफिनेटली मैं हाँ बोलूँगा। और संभावना ये है कि जो हायर बैंड पे अगर आप इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे तो कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। 10 से 15% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना लिस्टिंग गेन्स आना चाहिए, तो डेफिनेटली एक सब्सक्राइब रेटिंग है। एक्सपर्ट्स की तरफ से पॉजिटिव आउटलुक तो आता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आप रिसर्च स्पेसिफिक सारी की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। वैसे तो वक्त वक्त पर एलआईसी आईपीओ से जुड़ी जितनी भी खबर आती हुई दिखी, जितनी भी अपडेट्स आती हुई दिखी, हमने लगातार आप तक खबरों के जरिए, एक्सक्लूसिव्स के जरिए पहुंचाई हैं। लेकिन चलिए आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं, फिर से एक बार रिविजन आपका करा देते हैं इस पूरे आईपीओ की डिटेल्स लेकर। सौमित मेरे साथ जुड़े हैं। सौमित बताएं एलआईसी आईपीओ के डिटेल्स। तो सबसे पहले तो कभी आईपीओ खुल रहा है, ये आईपीओ खुलेगा 4 मई को और खुला रहेगा 9 मई तक। और जो प्राइस बैंड है वो 902 टू 949 रुपीज़ का है। अगर आप अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड देखते हैं 949, तो उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एलआईसी की बनेगी ऑन लिस्टिंग वो करीब 6,02,242 करोड़ रुपीज़ की होगी। और ये आईपीओ का साइज कितना है? 21,000 करोड़ रुपीज़, लगभग 21,000 करोड़ रुपीज़। अब डिस्काउंट्स की बात करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को और रिटेल शेयर होल्डर्स को करीब 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट देंगे। तो उनके लिए जो इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा वो होगा 949 माइनस 45 जो कि 904 हो जाता है। और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा ऑन द अपर एंड एंड द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। बट अगर शेयर्स इशू होंगे तो अपर एंड के डिस्काउंट से अगर आप 902 माइनस 949 माइनस 60 रुपीज़ जो रहेगा वो प्राइस पड़ जाएगा एक पॉलिसी होल्डर के लिए। अब ये आईपीओ का साइज जैसे कि मैंने कहा 21,000 करोड़ रुपीज़ है। कितने शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचना चाहती है? करीब 22 करोड़ शेयर्स, जो कि 3.5% स्टेक होता है। और अगर हम थोड़ी बिजनेस की 1-2 डिटेल्स की बात करें तो न्यू
न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें LIC मार्केट लीडर है, उनका मार्केट शेयर करीब 66% का है। और अगर आप देखते हैं तो कंपनीज जैसे हमने हमेशा देखा है कि LIC के नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आती है, तो अगर उसी में अगर हम देखते हैं तो कंपनी की जो होल्डिंग्स है लिस्टेड कंपनीज में, उसकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो करीब 9.58 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है, और LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन लिस्टिंग करीब 6 लाख करोड़ के आसपास होगा। ओके तो चलिए LIC के IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। 4 से 9 मई के बीच खुलने जा रहा है। 902 से 949 प्राइस बैंड है। मार्केट कैप की अगर बात करें ये भी, और साथ ही इसका साइज 21,000 करोड़ का। समित शुक्रिया आपका LIC IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। जो सवालों की मैं बात कर रही हूँ LIC के IPO के लिए आवेदन करें या नहीं, इस पर तो एक्सपर्ट्स ने उनकी जानकारी हमें दी है। थोड़ी देर में वैल्यूएशंस को लेकर भी आपको सारी की सारी डिटेल्स हम बताएंगे। उसके बाद हमारा अगला सवाल होगा, आई एम श्योर जो आपने भी सोच ही रखा होगा कि क्या पॉलिसी धारक और कर्मचारी LIC IPO में आवेदन करें या नहीं, क्योंकि IPO से जुड़ी इतनी सारी बारीकियां निकल कर आई हैं और इसके बारे में चर्चा इतनी ज्यादा होती हुई दिखी है कि सवाल कई सारे यहाँ पर बनते हुए दिख चुके हैं। पिछले दिनों कुछ IPOs आए जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं देखने को मिला था। पेटीएम की असफलता के बाद क्या बड़े IPOs को लेकर निवेशकों को डरना चाहिए या फिर एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब रिसर्च में छुपे हुए हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है वैल्यूएशन की भी। शरद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि LIC की वैल्यूएशंस कितनी है। इससे हम समझ पाएंगे कि ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी कितनी बड़ी है। शरद बताएं। जी, जो फोकस रहने वाला LIC में दुनिया की सबसे जो आप सस्ते वैल्यूएशन में जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। जो यहाँ पे जो इंश्योरेंस स्टॉक्स के हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं तो हम लोग प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू की रेशियो लेते हैं, ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स पे है। अब देखा जाए पिंग इंश्योरेंस चाइना की, AIA ग्रुप ले लीजिए, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मार्केट कैप बेसिस पे जो है ग्लोबल इंश्योरेंस प्लेयर्स है लाइफ इंश्योरेंस के, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब घरेलू जो कंपनियाँ हैं उनके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे भी देखेंगे कि HDFC लाइफ हुआ, SBI लाइफ हुआ, इवन आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, और एक्चुअली HDFC लाइफ के तो बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। तो इसके कारण जो है आप ग्लोबल फ्रंट ले लीजिए या डोमेस्टिक फ्रंट ले लीजिए, वैल्यूएशंस बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब कंपनी की डिटेल पे भी थोड़ा जाते हैं कि कंपनी है भारत की सबसे बड़ी बीमा की कंपनी है, और जो ग्रॉस प्रीमियम में लगभग 64% का मार्केट शेयर है, और आप देख लीजिए जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वहाँ पे 66% का, और जो इंडिविजुअल पॉलिसी यहाँ पे 75% का पूरा मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं LIC की जो इंटरनल डिटेल से कितने स्ट्रांग है। अब जो 31 मार्च को अगर ओवरऑल AUM की बात करें तो ऑलमोस्ट 36,000 लाख करोड़ से ज़्यादा है इनकी AUM देखने को मिली, और ग्रुप पॉलिसी में भी लगभग 81% का जो है शेयर देखने मिला है। अब जल्दी से सब्सिडरीज बता देता हूँ LIC के जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है LIC पेंशन फंड और LIC कार्ड सर्विसेज, ये दोनों जो आर्म्स है इस पे फोकस रहेगा। और LIC की कुछ सहयोगी कंपनियां भी हैं जो एसोसिएट कंपनीज होती है, रिलेशंस होती है, उनमें स्टेक भी है थोड़ा, जैसे कि IDBI बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, फिर आपके LIC म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और LIC म्यूचुअल फंड AUM। बिल्कुल शरद, शुक्रिया। वैल्यूएशंस इतने क्रिस्प हमें और सही तरीके से बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से LIC IPO भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के वैल्यूएशंस भी अगर देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आस्था, वैल्यूएशंस फ्रंट पर आपने भी काफ़ी रिसर्च कर रखी होगी, और LIC के IPO से जुड़ी जहाँ जहाँ खबरें आती हुई दिख रही हैं ऑन वैल्यूएशंस, ये IPO आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मानसी, यही एक सबसे ज्यादा वर्थ एप्रिशिएटिंग चीज है जो सरकार ने अभी की है। मार्केट कंडीशंस क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटाइल बनी हुई है, एक तरफ तो ये युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ फेड अपने हर तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को काबू में पाने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो उन सबके बीच में वैल्यूएशंस अगर यहाँ पे ज्यादा आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है जितने भी हाई वैल्यूएशन वाले थे उन सब की काफी अच्छी खासी पिटाई हुई है। अगर मैं इस साल की मैं बात करूं तो वैल्यूएशन एक बड़ा पैरामीटर रहता है, और मानसी पास्ट में भी देखा गया है कि जितने भी बड़े साइज के IPO आए हैं उन्होंने वैल्यूएशन के फ्रंट पे अगर निराश किया है तो मार्केट ने उनको पूरा दंड भी दिया है इन दी टर्म्स ऑफ लोअर
लोअर लिस्टिंग प्राइसेस। तो उस बात का यहाँ पे सरकार ने बिल्कुल ध्यान रखा है और 1.1 टाइम्स जो ये वैल्यूएशन पे आ रहे हैं प्राइस टू एम्बेडेड, ये बिल्कुल काफी रीजनेबल लगता है। मैं इसे किसी भी एंगल से लूं, चाहे से SBI लाइफ लूं जो कि एक तरह से देखें तो प्राइवेट तो नहीं है, वो भी PSU कंपनी की ही काम है, तो वहां पे भी अगर मैं देखूं तो उसका एम्बेडेड वैल्यू का जो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू रेशियो है वो ज्यादा है और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस का तो ज्यादा ही है। तो वैल्यूएशंस अगर अट्रैक्टिव रहते हैं तो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन दी टर्म्स ऑफ प्राइस अच्छा खासा रहता है और उस पे LIC को यहाँ पे भरपूर मार्क्स हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस यहाँ पे रीजनेबल किए गए हैं गिवन दी साइज ऑफ इशू, जो कि एक अट्रैक्शन बना हुआ है इस पूरे IPO का, और इसी वजह से मुझे लगता है कि IPO एक सक्सेसफुल IPO साबित होना चाहिए ऑन द लिस्टिंग डे। बड़े लिस्टिंग गेन्स नहीं मानती हूँ, लेकिन डिसेंट लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे होते हुए हमें नजर आएंगे क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव बात है। वैल्यूएशंस जहां पर अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं वहां पर ग्रोथ का स्कोप लगातार बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसी से आकलन लगाकर चल सकते हैं कि IPO का प्रदर्शन कैसा रहेगा। और जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस अब फिलहाल LIC के IPO के नजर आ रहे हैं, आपको बता दें वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर देखें तो IPO काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखेगा। LIC मार्केट कैप में 5वें नंबर पर होगी, ये भी जान लीजिए। रिलायंस की अगर मार्केट कैप की बात करें 18 लाख करोड़ की है, TCS 13 लाख करोड़, HDFC बैंक 7.6 लाख करोड़, उसके ठीक पीछे इन्फोसिस 6.6 लाख करोड़ और साथ ही LIC जो कि 5वें पायदान पर 6 लाख करोड़ के साथ। तो ये भी एक है इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन इस बीच विजय जी आपसे जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस पर तो आप अपनी राय, अपना नजरिया हमें बताइए ही, लेकिन साथ ही सवाल लोगों के मन में ये भी है कि क्या पॉलिसी धारक और कर्मचारी LIC IPO में जरूर आवेदन करें या नहीं। उलझन है लोगों के मन में, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? मानसी, मुझे लगता है कि चाहे वो पॉलिसी धारक हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, जैसे मैंने पहले कहा भारत का सबसे बड़ा IPO है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले जिस हिसाब से 65,000 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन था कि LIC से सरकार जुटाएगी और इसको लगभग 1/3 कर दिया गया, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में से जो लिक्विडिटी ड्राई होने का जो शक था वो कम हो गया है। तो मार्केट में कोई मेजर फर्क नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स होंगे और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो बाजार से पैसा लगा के LIC में लगाएंगे। बट ये इतना बड़ा IPO नहीं है। दूसरी इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि 21,000 करोड़ बहुत कम है 65,000 करोड़ से। नंबर 2, जिस हिसाब की हम लोग वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गया 1.1x। तो मुझे लगता है कि जो लोग कैपिटल मार्केट्स में निवेशित हैं और जो नहीं भी हैं वो LIC के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15% तक के गेंस जल्दी हासिल किए जा सकते हैं इस IPO के द्वारा। तो कोई इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। और अगर आपको 45 आपको 40 रुपए का और 65 रुपए का अगर डिस्काउंट मिल रहा है एग्जिस्टिंग पॉलिसी धारकों को और एम्प्लॉइज को, तो इसका फायदा उठाना चाहिए और निश्चित रूप से मुझे लगता है आप अपने गेन्स बढ़ा सकते हैं। पर एक बार लिस्टिंग के होने के बाद निकल जाएं, फिर परफॉर्मेंस देखेंगे। क्योंकि जो हमने देखा, जो भी ब्लॉकबस्टर IPOs आए सरकारी, अगर चाहे वो कोल इंडिया का आया हो या और दूसरी कंपनियां हो, तो वो लॉन्ग रन में कोई बहुत ज्यादा वेल क्रिएशन नहीं कर पाए। लिस्टिंग गेन्स के लिए निश्चित रूप से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और मैं भी रख रहा हूं। और मुझे लगता है कि 10 से 15% तक का गेन मिल जाना चाहिए और उन लोगों को ज्यादा गेन मिलेगा जिनको डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए, इसी से आपको एक अंदाजा लग रहा है। अगर आपका सवाल ये होगा कि इस तरह से IPO में एंट्री तो ले ले, लेकिन एग्जिट के बारे में किस तरह से सोचा जाए, लिस्टिंग गेन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। और साथ ही अगर आप पॉलिसी धारक हैं या फिर कर्मचारी हैं तो आपको डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, इसका फायदा आपको जरूर उठाना है। लेकिन साथ ही एक बार लिस्टिंग गेन लेने के बाद एग्जिट करने की भी राय यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। उसके बाद फिर से प्रदर्शन देखकर इसमें वापस एंटर करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। चलिए अब डिम्पी से जानते हैं। डिम्पी हमें बताएंगे कि अब तक कौन से IPO सबसे बड़े रहे हैं और लिस्टिंग के बाद उनका प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। डिम्पी बताइए। देखिए, अगर आपके सामने मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। LIC को लेकर अपनी धारणा अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो आप बदलिएगा नहीं। अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लीजिएगा इसको सुनने के बाद।
वो इसलिए क्योंकि मैं आपको 6 IPOs ऐसे बताने वाला हूँ जिनका साइज़ अब तक भारत के अंदर काफ़ी बड़ा रहा है और वो IPOs अपने इसी बड़े साइज़ की वजह से काफ़ी फेमस भी थे। पेटीएम आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे, अभी आया था अक्टूबर 2021 के अंदर ही, इसने 18,300 करोड़ रुपये मार्केट से जुटाए थे। ठीक 2010 के अंदर मई के अंदर कोल इंडिया आया था, इसने 15,000 करोड़ रुपये मार्केट से जुटाया था। उसके बाद 2008 में जब लीमेंस ब्रदर क्राइसिस भी चल रहा था, उस समय रिलायंस पावर का IPO आया था, बड़ा ही फेमस हुआ था, 11,700 करोड़ रुपये इसने भी जुटाया था। और GIC ने भी करीब 11,300 करोड़ रुपये जुटाया 2017 के अंदर। 2020 के अंदर SBI कार्ड भी करीब 10,000 करोड़ के IPO के साथ आया था। ये सारे बड़े बड़े IPOs हैं, इनकी मैंने तारीख और IPO का साइज़ आपको बताया। अब मैं आपको जो अगली कड़ी में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जितने बड़े बड़े IPOs थे इनका रिटर्न कैसा रहा, कम से कम लिस्टिंग होने के बाद कैसा रहा। तो IPOs की लिस्टिंग के बाद जो गिरावट आई है वो आपको मैं दिखाता हूँ। रिलायंस पावर 96% गिर चुका, जिस भाव पे लिस्ट हुआ था ये बड़ा ही IPO है जो भी मैंने आपको नोटिस कराया। दूसरा GIC बड़ा IPO है, 11,000 करोड़ रुपए का IPO था, ये करीब 72% अपनी IPO प्राइस से नीचे है। पेटीएम अपने IPO प्राइस से 70% नीचे है। कोल इंडिया अपने IPO प्राइस से 35% नीचे है। तो साइज़ जितना बड़ा, खैर नेगेटिविटी उतनी भी ज़्यादा हमको दिखी है। ये एक एज महज इत्तेफाक समझ सकते हैं, एक रिसर्च समझ सकते हैं, आप इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट भी समझ सकते हैं अगर आप LIC के बारे में पड़ताल या जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बात जो मानसी भी आप बता भी रहे थे कि मार्केट कैप के लिहाज से इसको कहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिलायंस सबसे बड़ा होगा मार्केट कैप के लिहाज से, जो करीब 19 लाख करोड़ का है। TCS HDFC होगा, लेकिन इसका जो टफ कंपटीशन होगा वो इन्फोसिस और LIC के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। डिम्पी, शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर पिछले जो IPOs थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी आपको बताया, बड़े IPOs ने किस तरह से लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन दिखाया ये भी डिम्पी ने बताया, और साथ ही ये भी हिदायत दे दी कि इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे एक ट्रेंड समझे, रिसर्च समझे जो हम आपके सामने ला रहे हैं, और उसी के बल पर हम एक्सपर्ट से भी आपके लिए सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। आस्था, अब जिस तरह से अभी हम IPO के परफॉर्मेंस को समझ रहे थे डिम्पी से, कई सारी उलझन लोगों के मन में ये भी होती है कि अगर IPO सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या। और पिछले दिनों कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं, पेटीएम की असफलता के बाद क्या बड़े IPOs में पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल है लोगों के मन में, आप क्या कहेंगी? देखिए, पेटीएम की बात करें तो डेफिनेटली काफी ओवर प्राइस था, और दूसरी तरफ कंपटीशन काफी ज्यादा था इस स्पेस में, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रीजन रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैं सिर्फ अगर गवर्नमेंट कंपनीज के IPO की, बड़े IPO की बात करती हूँ, जिसमें कि कोल इंडिया एक मेजर है, तो आप देखिए डिविडेंड की इनकम भी काफी अच्छी हुई है, तो लोगों को यहाँ इतना भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ कोल इंडिया के अगर डिविडेंड की बात करूं तो सबको पता है बहुत अच्छा रिटर्न डिविडेंड के फ्रंट पे दिया है। तो ये उम्मीद हम LIC से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ अपना 3.5% ही यहाँ पे एक तरह से ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, तो डिविडेंड भी यहाँ पे ठीक ठाक मिलने की उम्मीद है और वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो इन दोनों के मिक्सचर के चलते मुझे लगता है कि इतना ज्यादा घबराहट होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है इस IPO की लिस्टिंग को लेके, क्योंकि हम लोग ये भी मान रहे हैं कि लिस्टिंग के दिन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए। सो इन सब का जो सार है वो यही निकल के आता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे से तो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करें क्योंकि रिटर्न मिलने की उम्मीद है, और कुछ नहीं तो डिविडेंड की इनकम भी एक सहारा रहेगी इस IPO के साथ, तो वो भी यहाँ पे एक अहम रोल अदा करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो ये हमारा तीसरा बड़ा सवाल था जिसका जवाब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले IPOs के प्रदर्शन के साथ इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मच अवेटेड IPO है जिसका जिक्र लगातार, चर्चा लगातार हो रही थी, आ रहा है, तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एक लॉट ही सही, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या LIC IPO बाजार में लिक्विडिटी खींचेगा? यहाँ पर किस तरह से आगे चलकर लिक्विडिटी के लिहाज से, क्योंकि काफी हद तक लिक्विडिटी एक ऐसी कंसर्न है जिस पर हमें नजर रखनी होती है। और चौथा ये सवाल भी हमारा यही है, विजय जी से भी एक बार पूछेंगे, और इंडेक्स पर इसका क्या असर होगा। आस्था, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे जब IPO निकल कर आएगा, क्योंकि इतनी चर्चा हो चुकी है, क्या लगता है उस दिन सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे? आस्था, आप बताएं।
देखिए, लिक्विडिटी तो डेफिनेटली ड्राई होती है जब इस तरह के बड़े इश्यूज मार्केट में आते हैं। अब इंडेक्स पे क्या असर रहेगा, उसके लिए बाकी के फैक्टर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, मार्केट सेंटिमेंट किस तरह का रहता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि मार्केट सेंटिमेंट अगर खराब होता है तो वो आईपीओ को यहाँ पे जो प्रदर्शन है उसको इफेक्ट करता है। तो मार्केट सेंटिमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि फेड की मीटिंग 4 मई को जो शेड्यूल है वहां से भी काफी तस्वीर निकलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन लगातार सिरदर्द बना हुआ है, सप्लाई क्रंचेस हो रहे हैं, और इनफैक्ट देखिए मानसी, जितने भी नतीजे आ रहे हैं उन सब में हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स वहां से भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो खुद घरेलू फैक्टर्स हैं, इसमें ये वाले फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब का एक मिला जुला असर हमें इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी तो बिल्कुल थोड़ा ड्राई होती है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि इंडेक्स उस समय कैसा बिहेव करेगा। तो उन सबको हम डिस्काउंट करते हुए ये मान रहे हैं कि मेरे हिसाब से कि लिस्टिंग जिस दिन होगी वो ठीक ठाक होनी चाहिए, और इंडेक्स पे बहुत बड़ा असर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी, पांचवा सवाल हमारा यही है। एक तो आपने एक तरीका तो बता ही दिया कि एक बार लिस्टिंग गेन लेने के बाद एग्जिट करने के बारे में सोचो, फिर आईपीओ के प्रदर्शन को एक बार देखना होगा। लेकिन मान लीजिए लिस्टिंग के समय आईपीओ में नहीं पैसे मिल पाए या फिर लॉट नहीं मिल पाया, तो फिर उसके बाद क्या फिर से प्रदर्शन देखने के बाद शेयर्स खरीदे जा सकते हैं? तब फिर आप क्या कहेंगे? मानसी, अभी भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें एलआईसी की, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं कम है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, ईपीएस बहुत अच्छा है। तो किसी भी कंपनी को आंकने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि वो प्रॉफिट्स कितने बना रही है, उसका ईपीएस क्या, अर्निंग पर शेयर क्या है। तो मुझे लगता है कि ये तो परफॉर्मेंस ही बताएगा एलआईसी का। अगर आप मैं कहता हूं कि अगर एक नॉर्मल लिस्टिंग भी हुई या कम गेन्स मिले, तो एक बार बाहर निकल के बैठिए, देखिए 2-3 क्वार्टर्स वॉच करिए काउंटर को कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि एलआईसी यहां से इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एलआईसी का वैल्यूएशन ही अपने आप में इतना बड़ा टास्क है कि उसको सही तरीके से वैल्यू करा ही नहीं जा सकता। उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने एसेट्स हैं, और कितनी सारी जो इनके एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू इस समय दिख रही है, मगर वो बुक वैल्यू के कहीं ऊपर है। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा हाथी है एलआईसी, और इस मुझे लगता है कि इस आईपीओ उत्सव में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स कम भी मिले तो एक बार को बाहर आके बैठिए, थोड़ा सा वॉच करने के पश्चात ही कोई व्यू बना पाएंगे। मगर अभी भी मुझे लगता है कि एलआईसी को अपने प्रॉफिट्स पे काम करना चाहिए। एक और चीज जो हुई है कोविड के पश्चात, बहुत सारे क्लेम्स देने पड़े हैं एलआईसी को, और एलआईसी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। और कोविड के बाद जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं दुनिया भर में, उन सबको एक बहुत जबरदस्त झटका लगा और बहुत सारे क्लेम सेटल करने पड़े। तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट्स हो सकता है कि पिछले 1-2 साल में कम दिखे हों, बट ओवरऑल आई वुड से कि जो एलआईसी का बिजनेस है साउंड है। एक इंश्योरेंस बिजनेस है, दूसरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एलआईसी जनरली बहुत अच्छा करती है। जब भी डीआईआईज बाय करते हैं तो वो गिरे बाजार में बाय करते हैं और खरीदारी करते हैं, और इसका बेनिफिट मिलता है इनको उनकी बैलेंस शीट पे, क्योंकि उन्होंने काफी गिरे हुए वैल्यूएशंस पे अच्छे शेयर्स उठाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि पूरे के पूरे मार्केट का 4% लगभग ये होल्ड करते हैं। बहुत सारी कंपनीज में बहुत जबरदस्त होल्डिंग है और बहुत नीचे के लेवल्स की होल्डिंग है। तो यहाँ जो भारत के बाजारों में तेजी देखने को मिली, उसका एक बहुत बड़ा फायदा एलआईसी को भी पहुंचेगा, उसकी बैलेंस शीट पे भी आएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, और इसके बाद परफॉर्मेंस वॉच करते हैं, और आगे भी लिया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बस छूटी नहीं जा रही है, आप आगे भी खरीद सकते हैं और उसमें आप निवेशित रह सकते हैं लंबी अवधि तक। बेहद इंसाइटफुल आंसर यहाँ पर आपने दिया विजय जी। इस बीच एलआईसी आईपीओ को लेकर इलारा कैपिटल के मधुकर लड्ढा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि एलआईसी के वैल्यूएशन सस्ते वैल्यूएशन वाजिब हैं। उनके मुताबिक एलआईसी की बहुत बड़ी लिस्टिंग की भी संभावना नहीं है। वैल्यूएशंस फेयर हैं, दे आर, आई मीन, जो पहले जो 13 लाख करोड़ की बात हो रही थी वो तो काफी स्ट्रेच्ड एंड काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, but at 6 this is fair. I don't expect a very big listing pop.
because there's not a lot left on the table right now, but and also that the markets are very choppy. लेकिन अगर LIC अपने रिवाइज स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट कर पाया एंड एक्चुअली नॉन पार प्रोडक्ट्स और मिक्स में बढ़ा दिया और मार्जिन बढ़ा पाया with retaining market share, then this can be a very good investment if they are able to do that. ओके और चलिए अब बढ़ते हमारे छठे और आखिरी सवाल की तरफ, और सवाल का जवाब हाँ या ना में भी दिया जा सकता है दोनों एक्सपर्ट्स को, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रही हूँ कंपेयर करके। आपको बता दूँ ये सवाल क्या इंश्योरेंस सेक्टर में वैल्यूएशंस के लिहाज से LIC से बेहतर कोई कंपनी है या नहीं, यही सवाल है हमारा। आस्था, आपका जवाब क्या होगा? एट प्रेजेंट मोमेंट ऑन दिस IPO प्राइस नहीं, अभी तो LIC ही काफी रीजनेबली प्राइस लगता है एज कंपेयर टू पीयर्स। ठीक है, विजय जी आपका जवाब क्या होगा? 1.1x के आसपास हैं, तो वो काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है एज कम्पेयर टू जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी 3x 5x 4x पे आएगा, तो वो बहुत बड़ी वैल्यूएशन होती। मगर इस वैल्यूएशन पे 21,000 करोड़ जुटाना मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज होगा LIC का। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बहुत सारा जो वैल्यूएशन है वो ढंग से किताबों पे लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि LIC का ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें वो निश्चित रूप से बाकी सारी कंपनियों से बहुत ज़्यादा है। और इसका जो ट्रस्ट है, जो गांव देहात तक इसकी पहुंच है, मुझे नहीं लगता कि कंपनीज लाइक HDFC लाइफ और ICICI कैन इवन थिंक ऑफ दैट। गांव देहात में भी लोग ये एक सिनोनिम है, अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो लोग LIC ही बोलते हैं, जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, तो वैसे ही इंश्योरेंस को LIC बोलते हैं। तो ये बात ये इस लेवल तक पहुंच पाना किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। LIC वो ऑलरेडी कर चुका और कई सालों से कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आगे कैसे परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ कैसा होता है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और बढ़ते हुए कंपटीशन में LIC अपनी पहल कैसे बना के रख सकता है पूरे मार्केट में, ये देखना होगा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट्स आएंगे तो ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज का ज्यादा पता लग नहीं पाता। तो लिस्टेड होंगी तो जाहिर बात है बहुत सारी चीजें सामने बताई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी और आस्था जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और इस IPO से जुड़े आपके एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो LIC का IPO, इससे जुड़ी हर बारीकी का विश्लेषण यहाँ पर हमने आपको कर दिखाया। उम्मीद करते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब आपको जरूर मिले होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।